कक्षा अष्टमी सामाजिक ज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज पार्ट 1 संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज का अपना जो टॉपिक है वो है संसाधनों के प्रकार। इसे मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा है मानव। इस प्रकार से इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं और उनमें हम किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करते हैं। बिना संशोधन के हम उनको उपयोग में लाते हैं। ऐसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं वायु। आपको पता है वायु जो हवा है उसे हम सांस लेते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति के अंदर हम नदियाँ और झीलों का जल देखते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी और खनिज, ऐसे पदार्थ जिनको खोदकर बाहर निकाला जाता है, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हम देखेंगे प्रकृति के अंदर निःशुल्क उपहार के रूप में, जैसे ईश्वर ने हमको कोई गिफ्ट दिया हो वैसे, और ये हमें नज़र आते हैं। हम ऐसे इन प्राकृतिक संसाधनों का सीधे ही उपयोग कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में अगर अपन देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए हमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, प्रकृति के अंदर संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों को अगर हमें कल कारखानों में ले जाना है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के औजार और नवीनतम जो तकनीकी है उस नवीनतम तकनीकी के माध्यम से और हम उनका उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला आता है इसमें नवीकरणीय और दूसरा आता है अनवीकरणीय। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनर्पूरित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें वापस से बनाया जा सकता है, इनका भंडारण वापस हम तैयार कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, इनकी कोई सीमा नहीं होती है और मानव की कुछ क्रियाओं का प्रभाव भी इनके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि कुछ नवीकरणीय संसाधन जिसमें अपन देखते हैं जल है, मृदा का मतलब मिट्टी है, और वन, हम लोग अभी लापरवाही से इनका उपयोग कर रहे हैं और उनके भंडारण को हम प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण से जल, मृदा और वनों का और बहुत अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जल वैसे तो असीमित नवीकरणीय संसाधन में आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण से और वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता के कारण से हमारे देश में और विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों के अंदर और हमें जल की कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसमें कुआं, बावड़ी, तालाब इत्यादि जो थे, उन प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण नहीं होने के कारण से आज वो सूख गए हैं और पूरा विश्व आज इस जल की जो समस्या है, इन समस्या से और जूझ रहा है। उसके बाद दूसरा आता है अपना अनवीकरणीय संसाधन। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये संसाधन जो हैं इनके भंडार सीमित हैं, मतलब हम इनको बहुत कम सीमा के अंदर इसको हम कर सकते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद में उनके नवीकृत अथवा पुनःपूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है। जैसे एक बार ये समाप्त हो गए तो इनका वापस से और नवीकृत अगर अपने को करना है, इनको पुनःपूरित करना है, तो हजारों साल लगता है, तब जाकर ये वापस संसाधनीय बनते हैं। जैसे कि अपन मानते हैं कि एक मानव की जो अवधि है वो मानव की अवधि मान लीजिए 100 वर्ष है, लेकिन ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन हजारों सैकड़ों वर्षों के बाद में और इसके अंदर समय लगता है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 प्रकार की जो चीज़ें अभी अपन ने संसाधन के रूप में पढ़ी है। नवीकरणीय संसाधन जो आप उसको वापस अपन बना सकते हैं, पुनःपूरित कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन के अंदर हमें किसी प्रकार का और जो भंडारण समाप्त होने के बाद में हम उसे किसी भी स्थिति के अंदर वापस हमें उसे बनाने में हजारों
वर्षों का समय लग जाता है और हमारे लिए वर्तमान के अंदर ये बहुत अधिक, हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक उपयोगी है। तो ऐसे अनवीकरणीय संसाधन जो है वो हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अब देखिए, आप सौर ऊर्जा का ये जो दिखाई दे रहा है आपको, सौर ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, बिजली की खपत है वो कम की जा सकती है, इसलिए अनेक जगह पर प्लांटों में और सौर ऊर्जा का भी वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। दूसरा उदाहरण नवीकरणीय का पवन ऊर्जा का है। देखिए, ऐसे भूभाग जहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में हवा चलती है वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई गई है और इन पवन चक्कियों के माध्यम से अधिक मात्रा में जो है और जो पवन ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने का मुख्य रूप से कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो अभी मैंने आपको बताया था अनवीकरणीय है, जिसमें आपको बताया था कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस, क्योंकि इन सभी को बनने में मैंने अभी आपको बताया था सैकड़ों वर्षों का समय लगता है और ये प्राकृतिक जीवाश्म वनस्पति की जो पत्तियां हैं, हड्डियों हैं, चट्टानों हैं, इनके दबने से लंबे समय तक, जब काफ़ी लंबे समय तक ये पड़े रहते हैं तो उसके बाद में इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहा गया है और ये सीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद है। इस कारण से हमें इनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। अगर अपन देखेंगे, वितरण का मतलब फैलाव हो गया, जो इसके लिए भूभाग है, जो पृथ्वी का बाहरी परत है, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर ये निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण से ये जो संसाधन है इनका वितरण भी हमको असमान दिखाई देता है। हम देखते हैं हमारी इस पृथ्वी के ऊपर और हर जगह वहाँ का भूभाग अलग है, कहीं पर पहाड़ी भाग है, कहीं पर वन है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पर वन ज़्यादा है। तो यहाँ पर हर प्रकार की स्थिति हमें अलग दिखाई देती है। इस कारण से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कारक है, ये कारक अलग अलग जगह पर ये फैले हुए हैं और ये विभिन्नता जो हमें दिखाई दे रही है ये हमारी पृथ्वी के भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और भौतिक जितने भी प्रकार के कारक हैं उनके कारण से हमें ये दिखाई दे रही है। देखिए, संसाधन का भंडार के रूप में अपन देखते हैं, ये उपयोग के लिए मुख्य रूप से संसाधन की उपलब्ध मात्रा से संबंधित है, जिससे हमको पता लगे कि वर्तमान में और ये हमारे लिए कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो देखिए, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन दो भागों में अभी मैंने आपको बताया था, इसको अपन ने बांटा है नवीकरणीय अनवीकरणीय के रूप में। अब देखिए, इसका अपन एक चित्र अपने कोयला दिखाई हमारे को दे रहा है। ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कोयला खदानों के अंदर नीचे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में मिलता है और इसके अलावा दूसरा देखिए पेट्रोलियम, वो भी काफ़ी सैकड़ों वर्षों के बाद में इसका निर्माण होता है। वर्तमान में इसका उपयोग जो जितने प्रकार के वाहन हैं उसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जा रहा है, इसके बिना और अभी चलना संभव नहीं है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस का चित्र आप देख रहे हैं, प्राकृतिक गैस भी वर्तमान समय के अंदर हमारे घरों के भोजन पकाने बहुत उपयोगी है। अब देखिए, इसके बाद में अपन देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी हम देखते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ जितने भी प्रकार हैं वो किस प्रकार से संसाधन बन जाते हैं, तो हम देखेंगे कि इनका मूल रूप मुख्य रूप से जब बदल जाता है तो ये किस प्रकार से मानव के द्वारा संसाधन के रूप में काम आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोहा उस समय तक संसाधन नहीं माना गया था जब तक कि लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था, क्योंकि वो एक धातु के रूप में था। और जब उसे लोहे का उपयोग लोगों ने करना सीख लिया, आप आज आपने देखा होगा छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े जो जहाज है वो लोहे से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार के हमारे प्राकृतिक जो संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे पुल है, सड़क है, मशीन है, या जितने प्रकार के सड़क पर चलने वाले जो वाहन हैं, ये सब के सब किसके द्वारा बनाए गए? मानव के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए, बनाए तो मानव ने हैं, क्योंकि इनके विषय में जानकारी प्राप्त करके, कौशल प्राप्त करके और सबका सब है वो मानव ने अपने ज्ञान कौशल से इनको निर्मित किया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसमें प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी मानव ने प्रत्येक मशीन या वाहन बनाने में काम में ली है। इस कारण से
ये जो संसाधन कहलाए ये मानव निर्मित संसाधन मुख्य रूप से कहलाते हैं। अब देखिए ये मानव जो रूपी संसाधन है, आज आपने देखा होगा आज इन मशीनों के माध्यम से और हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर लगातार आगे बढ़ रहा है और हम इसे हर क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं कि आज वर्तमान में तकनीकी का जिस देश में ज्ञान है वो देश निरंतर लगातार आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा देखते हैं अपन मानव संसाधन, तो सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी प्रकार के लोग हैं और हमारी इस प्रकृति के अंदर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, ये सारे के सारे जो संसाधन हैं, प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूप से विकास हो। अब देखिए हम ये देखते हैं कि सूखे के कारण से और फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? एक चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है, तो इसका उत्तर दिया जा रहा है विज्ञापन के माध्यम से, हाँ क्यों नहीं, ये संभव है क्योंकि ये सब हमारे पास में जो ज्ञान है, शिक्षा है, कौशल के कारण से ये संभव हो सकता है और इसका समाधान निकाला जा सकता है। अब देखिए मानव संसाधन के बारे में अगर अपन जानकारी प्राप्त करेंगे तो अपने को पता लगेगा। एक तो सबसे पहली बात है कि लोगों की संख्या। मानव जो है काम करता है कहीं भी कल कारखाने, फैक्ट्री में, तो वो कितने लोग हैं। फिर देखते अपन उसकी मानसिक तथा शारीरिक योग्यता कैसी है, तो कैसे वो अपने उस ज्ञान, कौशल को, प्रौद्योगिकी को काम में लेता है और किस प्रकार से उसको वो संसाधन बना सकता है। इस प्रकार की स्थिति हमें और देखने को मिलती है। तो मानव जो है संसाधन के रूप में और अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। यही ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उसे हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो देखिए इस प्रकार का ये जो हमें एक संसाधन उपलब्ध होता है, ये इसे अपन क्या कहेंगे कि ये एक मनुष्य के लिए एक कैसा है, विशिष्ट प्रकार का और एक संसाधन है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो मानव है, ये मानव ही मुख्य रूप से इसके अंदर क्या कर रहा है कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इसमें मानव के लिए क्या चाहिए, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी, 3 चीज़ें चाहिए। और इन 3 चीज़ों का जो विशिष्ट प्रकार का एक जो लक्षण पाया जाता है और उसका उपयोग मानव इसे अपने ढंग से करता है, इसलिए इसे क्या माना जाता है कि मानव संसाधन माना जाता है। अब देखिए मानव संसाधन के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए बिना शिक्षा के मानव किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उसके पास में कौशल नहीं रहेगा और कौशल के बिना वो काम नहीं कर सकेगा। लेकिन शिक्षा कौशल है, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति अच्छे ढंग से शिक्षा होते हुए भी काम नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत अधिक मूल्यवान संसाधन बनाने में और मदद करते हैं। जितने भी प्रकार के हमारे ये संसाधन हैं, इनका निर्माण करने में समर्थ होने के लिए लोगों के अंदर कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो देखिए जितने भी प्रकार का हमारे पास में जो कौशल है, किसी भी काम को करने के लिए तकनीकी रूप से पहले तैयार होना, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए हमारे देश में जितने भी प्रकार के और वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर काम करके नई नई तकनीकी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश के लोगों को बता रहे हैं और उसी की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए हमारा देश आज तकनीकी दृष्टि से, प्रौद्योगिकी दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही।